इनको खबर मिली है कि डेड बॉडी वो नहीं ला रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और सब अधिकारियों से, नेताओं से बात करने के बाद हमें आभास हुआ कि अब हमें वो मदद नहीं मिल पा रही है। तो गरीब के पास एक ही रास्ता है कि हम सब लोग भूखे प्यासे धरने पे बैठे और जब तक डेड बॉडी बच्चे की नहीं आ जाती, भोले भैया और गांव के लोग और क्षेत्र के सर्व जाति के लोग धरने पे बैठे हैं और इन्होंने घोषणा कर दी है कि मैं जब तक अन्न नहीं खाऊंगा जब तक मेरा बेटा है नहीं आ जाएगा। और हमने भी एक संकल्प ले लिया है कि इनके साथ पूरे क्षेत्र के लोग धरने पे बैठे हैं जब तक बॉडी नहीं आएगी। ये हमारा संकल्प है सब। जो वहाँ से बात हो रही है तो उसमें आपको क्या लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं भी सेना से हूँ, सब कुछ एज पर लॉ काम हुआ होता। अगर प्राकृतिक मौत होती बच्चे की तो निश्चित तौर पर डेड बॉडी यहाँ पर आज आ चुकी होती। हमें संदेह है कि बच्चे की मौत नेचुरल नहीं हुई है, प्राकृतिक मौत नहीं हुई है। हमें उसकी मौत में कहीं न कहीं झोल दिख रहा है और निश्चित तौर पर इसमें कोई अधिकारी फंस रहा है। इस कारण डेड बॉडी को यहाँ नहीं भेजा जा रहा। अगर इन्होंने वो बच्चे का अंतिम संस्कार बगैर माँ बाप के वहाँ कर दिया तो ये धरना क्या फिर लाखों लोगों का यहाँ पे एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अगर डेड बॉडी यहाँ पर नहीं है तो संकल्प लेके पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे हुए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि कल मैंने बताया था कि आगरा के खैरागढ़ तहसील में बसई गांव, जहां के जवान की डेड बॉडी अभी तक नहीं पहुंची है। हालांकि मुझे जो जानकारी मिली है कि प्रशासन ने 2 बजे तक का समय दिया है कि 2 बजे तक डेड बॉडी आ जाएगी। उसके पिता, उसका परिवार और गांव, उनके पिता और परिवार तो बिल्कुल अन्न और जल त्याग कर बैठे हुए हैं। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया है। प्रशासन के आश्वासन पर 2 बजे तक का समय दिया हुआ है। अगर बॉडी आ जाती तो ठीक है, नहीं वहां के लोगों ने जो निर्णय लिया है कि आगे क्या करना है उसके बारे में मैं जस्ट आपको 2 बजे बाद एक वीडियो डालकर दे दूंगा कि क्या करना है। अभी तक लोग धरने पर बैठे हैं। अगर प्रशासन नहीं माना तो हो सकता है वो हाईवे की तरफ या किस तरफ कूच करेंगे, जिसकी जानकारी मैं आपको जल्दी दे दूंगा। आखिर क्यों नहीं नेवल स्टाफ जो वहां के हेडक्वार्टर के अधिकारी हैं बॉडी क्यों नहीं भेजना चाह रहे? कोरोना में भी बॉडियां आई हैं घर पे जवानों की। ऐसे ही कुछ दिन पहले सिक्कर में आपने एक सुना होगा, एक सीओ का ऑडियो वायरल होता है। वहां भी सेम केस होता है कि जवान को पहले कहा जाता है कि गोली लगी है, फिर कहते हैं कि आपस में खुद ही गोली मार ली और फिर लास्ट में कहा कि आत्महत्या कर ली। फिर जब बात डेड बॉडी की आई, बोलती है इसको तो कोरोना है, नहीं भेजेंगे। लेकिन वो भी दबाव के बाद में डेड बॉडी आई और हमने वहाँ, वो मेरे नज़दीक का करीबन 60 किलोमीटर का मामला था, मैं भी वहाँ पहुँचकर और उस बॉडी के लिए, सम्मान के लिए हमने लड़ाई लड़ी, जो आप सबने देखा होगा। आज इनकी बॉडी वहाँ क्यों नहीं आ रही? हो सकता है इसके पीछे भी कोई गलत वो हो, किसी अधिकारियों ने या किसी और प्रेशर में जवान की गलती से डेथ हुई हो और उसको छुपाने के लिए ये कोरोना का बहाना मार रहे हैं। वो तो जांच का विषय है। मैंने वहां फोन करके बता दिया है कि बॉडी का पोस्टमार्टम जरूर कराएं और फिर अंतिम संस्कार करें, नहीं तो वही सिक्कर वाला हाल होगा। वहां भी फौज के 2 कर्नल आ गए और बैठ गए कि नहीं, बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराने देंगे। हमने एक दिन पूरे वो रखा वहां धरना, दूसरे दिन भी धरना रखा वहां, और फिर उनके घर वालों को और उनको राजी राजी करके, और जब मैं उस मीटिंग में शामिल था, उन्होंने, अधिकारियों ने जो आए हुए थे वहां, सेना के 2 कर्नल, उन्होंने और वहां डीएम एसपी सब आए हुए थे। बाद में एसपी साहब ने मेरे को बोला, साहब ये जब घर वाले एग्री हैं तो आप क्यों परेशान होते हो? फिर मैं साइड में हो गया और उन्होंने कैसे घर वालों को मीठी गोली दी और बिना पोस्टमार्टम ही उस शहीद का अंतिम संस्कार कर दिया। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है लड़ाई बहुत कमजोर हो जाती है। तो यहाँ भी मैं सर्वप्रथम उनके परिवार से कहना चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम जरूर कराना। हो सकता है किसी अधिकारी का तानाशाही का शिकार हुआ हो जवान, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स, जहां भी देखो अधिकारियों की तानाशाही, जवानों के प्रति जो रवैया है इतना घटिया और गिरा हुआ है कि कुछ एक तो आज भी अपने आप को अंग्रेज समझते हैं। अंग्रेजों का डीएनए उनमें मिक्स है। मैं फिर कहता हूं कि जो अच्छे अधिकारी हैं उनको मैं सलूट देता हूं, जो जवानों के लिए जान की बाजी लगाते हैं, जवानों के साथ रहते हैं। लेकिन चंदेक के अंदर
जो भू है ना अंग्रेजों वाली, उन्हीं के लिए ये चैनल बना हुआ है, रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, और हमेशा लड़ाई लड़ता रहूँगा। मैंने कल भी कहा था कि आज मैं आगरा पहुँचूंगा, लेकिन अभी 2 बजे तक का जो आश्वासन की वजह से मैं रुका हुआ था, अगर 2 बजे तक नहीं पहुँचती है और आगे अगर हमें चाहे कुछ भी करना पड़ो, चाहे रोड जाम हो, चाहे कहीं बैठना पड़ो, भूख हड़ताल जो भी करनी पड़ेगी हम लोग करेंगे। पूरा गांव साथ है और आसपास के फौजी भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि वो वहां पहुंचे। फिर कहता हूं फौजियों से, मैंने कल भी कई जगह सूचना डाली थी, तो कुछ एक तो इतने अंधे हो रखे हैं मोदी जी की भक्ति में कि नहीं, मोदी जी के समय तो ऐसा हो ही नहीं सकता, फौज में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उन चूतियाओं को मैंने वहां भी जवाब दिया है कि जरा घर से निकलकर आगरा तक चले जाऊं, और वो भी वहां आगरा के आसपास वालों के पास ही भेजा हूं। कुछ एक तो अफसर लोग भी है जो तो पहले ही, क्योंकि वो चिड़ी हुई बैठी है, वो तो मानती ही नहीं है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ एक उसमें हमारे जवान जेशो भी शामिल हैं जो बिल्कुल भावनाओं में बहके कि नहीं मोदी जी के समय ऐसा हो नहीं सकता। तो उन चमन चूतियाओं से कहता हूँ घर से बाहर निकल लो। मैंने कल भी कहा था अगर इन चीजों को आप स्वीकार करना शुरू कर दिए ना, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, और उन अफसरों ने ही सलाह दी होगी कि 1-2 कोरोना के नाम से डेड बॉडी भेजना बंद कर दो, धीरे धीरे डेड बॉडी बंद कर दोगे, इसमें भी बजट बचा लेंगे। ये सिर्फ अफसर की डेड बॉडी आएगी, अफसरों को सिर्फ पेंशन मिलेगी और जवानों को पेंशन मिलेगी। ये सॉरी, इसको नेताओं को, जवानों की अग्निवीर के नाम पर 75% को तो विदाउट पेंशन बाहर कर ही रहे हैं, और धीरे धीरे सबकी हो जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्स की पहले ही बंद थी। जो कुछ एक मैं निवेदन करूंगा, जो चैनल चलाते हैं हमारे कुछ एक साहब लोग जो 24 घंटे सिर्फ बल्ले बल्ले ऐसी खबरें देते हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि आपकी पास आसपास की घटनाएं वहां पहुंचे और इन चीजों पर जिक्र करें। सिर्फ पुराने फौजियों को भी डीए बढ़ाकर कुछ लालच देकर दबाकर रखना चाहती है सरकार कि हम तुम्हारे लिए बढ़ा देंगे, फलाना बढ़ा देंगे। अरे कितने दिन पेंशन ले लोगे? खासकर हमारे जो जेशो साहब, आज भी गुलामी की बूंद उनसे नहीं निकल रही है, कितने दिन पेंशन ले लोगे? तुम्हारे बच्चों का हक छीना जा रहा है। कौन जाता है फौज में? जैसे नेताओं के बच्चे नेता में जा रहे हैं, अधिकारियों के अधिकारी में जाएंगे, हमारे ही बच्चे, किसान और जवान के बच्चे वहां जाते हैं। उन बच्चों का निवाला छीन लिया, नौकरी छीन ली गई, और आप सिर्फ अपनी पेंशन के वो देख रहे हो। शर्म आती है हमें अपने आप को ओआरएस कहते हुए। हम ओआरएस को एक करने में लगे हुए हैं, लेकिन चंदे के लोग यूट्यूब पर सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए लगा रहे हैं, ऐसी ऐसी खबरें दिखा रहे हैं। आज डीए इतना बढ़ गया, आज मोदी जी ये बढ़ा रहे हैं, आज मोदी जी ये खत्म कर रहे हैं गुलामी की प्रथा। क्या खत्म करेंगे? संसद के अंदर इन्हीं की, इसे पिछले उसमें ही संसद उसमें बोला है कि हम ये बड्डी प्रथा खत्म नहीं करेंगे। इन्हीं के मंत्री ने वहां जवाब दिया है। श्रीमान, इस तरह की झूठी जो आप खबरें फैला करके मोदी जी फलाना कर देंगे, अरे मोदी जी ने करना है तो संसद में क्यों नहीं इस बात का जवाब देते कि आज भी गुलामी चल रही है, आज भी जवानों से कुत्ता घुमाया जा रहा है, आज भी जवान अधिकारियों के घरों में टॉयलेट तक साफ कर रहे हैं, उनके बच्चे की पोटी तक साफ कर रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं। शर्म तो तब आती है जब हमारे खुद कुछ एक जेशो साहब कहते हैं हम तो कितने दिन बाद सूबेदार, मेजर, सूबेदार बने हैं, ओनली कैप्टन मिले, हमारे भी जूते पॉलिश करवाओ। क्योंकि उन्होंने भी करके वहां तक पहुंचे। वो लोग ग्राउंड में काम करने वालों को बहुत कम लोगों को मिलता है, और जो शुरू से ही बूट पॉलिश और थूक पॉलिश ना, पहले हमारे टाइम में हम सुनते थे कि 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे सहायक करने वालों को। 2 नंबर ही नहीं, वहां एक मैंने देखा था मऊ में, सूबेदार साहब उसका गोल्फ का बैग पकड़कर चलता था। बोले मैं कहाँ जाऊंगा, मैंने तो सूबेदारी यहीं ली है, गोल्फ के बैग से हिसाब की बॉल उठा उठा करी। वहीं से कोर्स उसका सिर्फ नाम आता था और वहीं से साइन मार के पेपर कोर्स हो जाता था। मेजर जनरल साहब के साथ थे वो। खुद मेजर जनरल साहब आप कहते थे कि साहब आप तो चले जाओ, आप कंधों पर स्टार लगा रखे। बोले नहीं साहब, कितने जाना, अपन सरदार जी थे। शर्म आती है हमारी इतनी मार्शल को में सरदार जी होकर जो सूबेदारी 2 स्टार लगाकर और घरवालों को और गाँव में जाकर कहते होंगे कि हम तो पता नहीं कद्दू में तीर मार रहे हैं। बेशर्माई की हद होती है जब लोग कहते हैं कि मैंने मरवाई है, मैंने भी ये काम किया है, तुम भी कर लो। दबाव डालते हैं सीएचएम सूबेदार साहब आके वहां की, कर ले यार, कर ले, कंपनी की इज्जत बचा ले। बेशर्माई की हद है। चाहे सहायक प्रथा हो, चाहे इस तरह की, उस पर आवाज उठा लो, नहीं तो धीरे धीरे पहले ऑन ड्यूटी वालों को तो दबाए रहे हैं, वो तो बोल नहीं सकते, और कुछ दिन आपको लालच देंगे और एक दिन ऐसी घोषणा आएगी कि भाई अब बजट कम है, आपकी पेंशन बंद है, और फिर भागोगे दिल्ली की तरफ, चलो अब रविंद्र फौजी चलो अब आंदोलन करेंगे। एक झटके में तुम्हारी देशभक्ति धरी रह जाएगी। अगर पेंशन बंद कर दें तो आज ही मैं वादा करता हूं हजारों नहीं लाखों फौजी दिल्ली में खड़े हो जाएंगे पेंशन बंद होते हैं। भूत उतर जाएगा देशभक्ति का। भूखे भजन ना हो गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। जिसका खुद का पेट भरेगा नहीं, जिसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे,
वो देशभक्ति नहीं करेगा। 4 साल में जिन जवानों को लगेगा कि मेरे सरकार मेरे परिवार की तरफ नहीं देख रही, मेरे को कोई फैसिलिटी नहीं दे रही, वो क्यों जान देगा? ये नाटक जो कर रहे हैं ना देशभक्ति का, हम तो बिना तनख्वाह चले जाएं, भेज कर दिखा दो एक बार। वो नेपाल ने किया तो सही किया, मैं मानता हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, देश का बजट बनाना है तो इन नेताओं की पेंशन क्यों नहीं बंद हो रही, इन अधिकारियों की क्यों नहीं हो रही जो ये बना रहे हैं बजट पे। सच्ची बातें कड़वे जरूर लगती हैं, जिनको सही लगता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आगरा में अगर ये 2 बजे तक का समय है, बॉडी नहीं पहुंचती है तो फिर आ जाओ वहाँ, हम भी पहुंच रहे हैं और एक बड़ा वो होगा। योगी जी, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये आपके वहाँ के हैं, थोड़ा सा एक बार फ़ोन गनगना दो। आपने पहले भी एक कर्नल साहब की वाइफ के लिए गनगनाया था, तो अभी भी करवा सकते हो एक फ़ोन। आप पर हमें भरोसा है, आप जो काम कर रहे हैं थोड़ा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बाकी मोदी जी तो दिल्ली जाकर बस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।